Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I am here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले MTP एंड PTP फॉर जून 24 यानी मॉडल टेस्ट पेपर एंड पोस्टल टेस्ट पेपर में जो आपके पेपर 10 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चंस है वो आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं. इस सेशन के थ्रू हम देखेंगे कि आंसर कैसा होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आंसर्स में होने चाहिए एंड कैसे हमें क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए. क्या MTP एंड PTP कोई गारंटी है कि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे? नो, दैट इज नो गारंटी कि यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बट इट इज एनी डे रिकमेंडेटरी आपको ये सॉल्व करके जाना चाहिए. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव सेशन वेर इन वील बी सॉल्विंग एवरी MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मैंने चैप्टर वाइज कर दिया है कि आपको समझ में आए कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ताकि जब आप प्रिपरेशन करो तो आप इन टॉपिक्स को और ध्यान से पढ़ो. ठीक है. येट अगेन डिस्क्लेमर, दिस वीडियो डजेंट गारंटी कि यही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में. ठीक है. दिस इज जस्ट अ वीडियो ऑफ सॉल्विंग MTP एंड PTP फॉर योर टर्म. सो नॉट इवन वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट विथ इट. सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. सैम्पल डिज़ाइन सिलेक्ट करना होता है आपको, हाँ जी करना होता है. सैम्पल साइज डिटरमाइन करना होता है. सैम्पल फिर सिलेक्ट करना होता है, हाँ वो भी करना पड़ता है. क्या सैम्पल डिस्प्ले भी करना होता है क्या? नहीं, सैम्पल डिस्प्ले इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, हेंस द आंसर इज सैम्पल डिस्प्ले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल. मतलब अगर इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल लगा रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट्स पाओगे? इम्प्रूव्ड कंट्रोल ओवर फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, हाँ जी. ट्रिकलिंग डाउन अकाउंटेबिलिटी टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट, हाँ इस ये भी होता है. इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन एंटिटीज ऑपरेशनल एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, हाँ ये भी होता है. सो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव. The company shall inform the auditor of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days of meeting with the auditor in the form. Option है ADT 1, 2 and 3. अभी तो आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो एंड जब सारे ADT फॉर्म्स ऑडिटर से ही रिलेटेड है तो ADT 1 के पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता. अभी अभी तो ऑडिटर आया है तो सबसे पहला फॉर्म ही फाइल करोगे एंड सबसे पहला फॉर्म क्या होता है? ADT 1. परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन. परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या नहीं आता? तो परमानेंट ऑडिट फाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑडिट फाइल जो आपकी पूरे ऑडिट के टर्म यानी पूरे 5 इयर्स के टेन्योर का डॉक्यूमेंट्स कंटेन करे. सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये तो आता है परमानेंट फाइल में. सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, ये भी आता है क्योंकि ये भी तो चेंज तो नहीं हो सकता. कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स, हाँ ये नहीं आता, ये आता है आपके टेम्पररी ऑडिट फाइल में क्योंकि आप इसको हर बार लेते हो. एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, ये भी आता है आपके परमानेंट ऑडिट फाइल में. तो परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या नहीं आता? कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स. ऐसे 530 स्टैंड्स फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट सैम्पलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर या अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. तो अगर आपने वो वीडियो देख ली जिसमें मैंने ऐसे की स्टोरी वाइज पूरा दिखाया है कि आप ऐसे 200 सीरीज कैसे लर्न कर सकते हो, तो आपको ये आंसर ऑलरेडी आता होगा. बट अगर आपने नहीं देखी तो मैं एक बार समझा देती हूँ क्या क्या कौन कौन सा ऐसे है. तो डॉक्यूमेंटेशन किस ऐसे में मेंटेन कर रहे थे अपने? 230. जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ मेंशन था? ऐसे 299. अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कौन से ऐसे में मेंशन था? ऐसे 210. तो ऐसे 530 स्टैंड्स फॉर ऑडिट सैम्पलिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट ये नहीं होता है. सिग्नेचर होता है, डेट होता है, ऑडिट एड्रेस यानी प्लेस वेयर ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन साइंड, ये भी होता है. ऑडिट एविडेंसेस आप अटैच नहीं करते हो ऑडिट रिपोर्ट में, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. सेक्रेटेरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 148 में क्या कवर होता है? कॉस्ट ऑडिट. 139 में स्टैट्यूटरी ऑडिट.
तो कौन सा सेक्शन बचा? 204। 204 में कवर होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। टेस्ट चेकिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी, ज्योमेट्री थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी एंड सैम्पलिंग थ्योरी। मैथमेटिकल थ्योरी के बारे में हमने कहीं पढ़ा नहीं, ज्योमेट्री थ्योरी हमें पता नहीं है, स्टेक होल्डर थ्योरी ऐसा कुछ हमने सुना ही नहीं है। सो टेस्ट चेकिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। A cost auditor submit his reports along with reservation and observations in form number। पूछा है कौन से फॉर्म में कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट सबमिट करता है मैनेजमेंट को। तो CRA 1 में तो बताता है कि कौन से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। CRA 2 में कंपनी इन्फॉर्म करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को अबाउट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन। CRA 4 में कंपनी सबमिट करती है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड CRA 3 में कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करता है अपना रिपोर्ट टू कंपनी। तो CRA 3 इज द फॉर्म दैट इज फाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्परेरी ऑडिट फाइल, मतलब इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल। कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पे तो बात ही कर दिया कि एनुअल का है, पूरे 5 साल का नहीं है, एनुअली ये आप कॉरस्पॉन्डेंस जनरेट करें, तो ये किसका पार्ट है? टेम्परेरी ऑडिट फाइल का। ऑडिट प्रोग्राम, एक ही ऑडिट प्रोग्राम क्या 5 साल चला लोगे? नहीं, हर बार चेंज होगा। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, एक ही बार बोर्ड मीटिंग का मिनट्स लोगे एंड वो 5 साल कंटिन्यू हो जाएगा क्या? नहीं, बोर्ड मीटिंग तो हर साल में हो गया एंड उसके हिसाब से मिनट्स आपको हर साल लेना पड़ेगा। लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, मतलब ओआ मोआ, वो जल्दी से चेंज नहीं होता, वो बनेगा आपका परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट। डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। कौन सा एक्ट हमें बोलता है कि शेयर डिस्काउंट पे इशू मत करो? सेक्शन 53। ऐसे 700 stands for forming an opinion on and reporting on financial statements, audit sampling, communicating key matters in independent auditors report, audit evidence। तो हमने क्या बोला था? कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर ऐसे 700 एंड एज पर कारो। तो 700 किसके लिए स्टैंड करते हैं? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 terms ऑफ डैश कंजिक्यूटिव ईयर्स। एक ऑडिट टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? ये तो हम सॉल्व करके आ गए, ये तो रेपिटेटिव क्वेश्चन है। Attachment of audit evidence is not a content of audit report। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मैंने चैप्टर वाइज कर दिया कि आपको समझ में आए कि किस चैप्टर से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग का क्वेश्चन, फिर प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन एंड लास्टली ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग में पूछा गया कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स का कंटेंट क्या है। जो हमने पढ़ा के आया था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स में आपको क्या क्या रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने पढ़ा था कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऐसे होने चाहिए कि अगर कल को कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर आपका पेपर देखे, आपका वर्किंग पेपर्स देखे, कल को कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर आपका वर्किंग पेपर्स देखे तो वो क्या क्या समझ पाए? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, ऑडिट कंक्लूजन का सपोर्टिंग क्या है एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए ऑडिट में वो आपने कैसे देखे एंड डील किए हैं। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में आपको क्या क्या बताना था कि किसने काम किया है, क्या काम किया है एंड कब काम किया है। इसके अलावा 3 मैटर्स जो आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि सेपरेटली मेंशन्ड है ऐसे 230 में, वो है सबसे पहला तो ये
कि अगर कोई भी डिस्कशन हुआ है मैनेजमेंट के साथ, कोई भी डिस्कशन हुआ है TCWG के साथ रिगार्डिंग ऑडिट, तो आपको वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा उसमें कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है एंड किसके साथ हुआ है। इसके अलावा दूसरा चीज़, अगर आपको कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है ऑडिट में, मतलब एक ही चीज़ के लिए 4 सोर्सेज से अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं। अगर आपको डेटर्स चेक करना है तो आपको कंफर्मेशन से अलग कुछ मिल रहा है, सेल्स लेजर से अलग कुछ मिल रहा है, उसका इनवॉइस से अलग कुछ मिल रहा है एंड मार्केटिंग से अलग कुछ मिल रहा है। तो अगर ऐसा आप इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करते हो अपने ऑडिट में, तो आपको बताना पड़ेगा आपने इस इनकंसिस्टेंसी से कैसे डील किया एंड वॉट वर द प्रोसीजर्स अप्लाइड। ठीक है। एंड लास्टली, अगर आप किसी ऐसे यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से डेविएट करते हो या उसको नहीं अप्लाई करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा आपने क्यों नहीं अप्लाई किया एंड उसके बदले आपने क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए। So this is to be mentioned in content of audit working papers. Sufficient to enable an experienced auditor to understand nature, time and extent of audit procedures, results of audit procedures and significant matters. नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड में आप क्या क्या लिखोगे? किसने काम किया, किसने रिव्यू किया, क्या काम किया। इसके अलावा 3 जो चीज़ें आपको मैंने बोली थी करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट, दैट इज सिग्निफिकेंट मैटर्स, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, information that is inconsistent with auditor's final conclusion, and lastly ऑडिटर अगर किसी ऐसे से डिपार्ट करता है तो वो। ठीक है। Question 2, demonstrate the essential characteristics of an internal check system। मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंटरनल चेक सिस्टम का क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ता है? डिवीजन ऑफ वर्क इंश्योर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक ही इंसान को सारा काम दे दोगे, सारा ऑथराइजेशन, सारा चेकिंग, सारा ट्रांजैक्शन मेकिंग का पावर, तब आपका इंटरनल चेक का जो एसेंस है वही फेल हो जाएगा। क्योंकि इंटरनल चेक का क्या गोल है? एक ही काम को 2 बार 3 बार चेक किया जाए। अगर आप एक ही इंसान को अप्रूवल भी दे दोगे, एक ही इंसान को ऑथराइजेशन भी दे दोगे, एक ही इंसान को ट्रांजैक्शन मेकिंग भी, एक ही इंसान को ट्रांजैक्शन रिव्यूइंग भी, तो आपका ये एसेंस फेल हो जाएगा। दूसरा, आपको क्या करना है? क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं। सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि आप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता रहे कि उनको अपने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा ये सब चेक करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सबको अपना पता होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है। सबको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या काम हो रहा है एंड उसकी क्या जिम्मेदारी है। टाइम टू टाइम रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा था, कोई एम्प्लॉय गलती कर रहा था, कोई एम्प्लॉय प्रॉपर चेकिंग नहीं कर रहा था, तो भी आपको पता चल जाए। इसके अलावा ऑथराइजेशन, प्रॉपर रिव्यू एंड जहाँ भी मैनेजमेंट और कस्टमर पास वहाँ जहाँ पे भी आपका स्टाफ और कस्टमर पास वहाँ मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा कंट्रोल, एक्स्ट्रा चेक होना चाहिए। क्योंकि जनरली जब स्टाफ गड़बड़ करता है तो आपके कस्टमर के साथ मिलके ही करता है। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होना चाहिए, रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, जहाँ जहाँ पे भी कस्टमर और स्टाफ आसपास है वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल्स होने चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए एंड पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए। In order to arrive at an appropriate conclusion regarding truthfulness and fairness of financial statement, the audit evidences under examination must be relevant and reliable. With reference to SA 500, demonstrate some suggestions with regard to obtaining reliable and relevant audit evidence। मतलब बेसिकली पूछ रहा है कि रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंसी का मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल है, रिलायबिलिटी डिपेंड्स कि आप कौन से सोर्स से
वो एविडेंस ले रहे हो। मतलब एक्सटर्नल एविडेंसेस आर ऑलवेज मोर रिलायबल, मोर ट्रस्टवर्दी दैन इंटरनल एविडेंसेस। इंटरनल एविडेंसेस कब रिलायबल होंगे? जहाँ इंटरनल कंट्रोल लग रहा है, जहाँ इंटरनल कंट्रोल एक्टिव है, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। जो ऑडिटर एविडेंसेस खुद ऑब्टेन करेगा दैट विल बी मोर रिलायबल दैन उसे कोई और कभी वो एविडेंस देगा। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो हमेशा किससे ज़्यादा रिलायबल होता है? ओरल एविडेंस से। एंड रेलिवेंस किस पे डिपेंड करता है? किस ऑडिट प्रोसीजर पे। मतलब जो आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे उसका रिजल्ट आपको वैसा मिलेगा। मतलब सपोज मुझे देखना है कि कहीं सेल्स लेजर ओवर स्टेटेड तो नहीं है, ठीक है? तो मतलब सेल्स लेजर में कहीं डुप्लीकेशन नहीं है, मुझे ये चेक करना है। सेल्स लेजर में कहीं फेक इनवॉइसेस नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या कोई दूसरा लेजर चेक करूंगी? नहीं, मैं सेल्स लेजर ही चेक करूंगी। बट अगर मुझे वही देखना है कि कहीं सेल्स लेजर अंडरस्टेटेड तो नहीं है, मतलब कहीं सेल्स लेजर में कोई एंट्रीज तो नहीं छुट रही, तो क्या उसमें मैं सेल्स लेजर चेक करूंगी क्या फिर से? नहीं, मुझे तो ऑलरेडी लग रहा है कि वो इनकम्प्लीट है, उसके बाहर कोई एंट्रीज है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे डेटर्स लेजर चेक करना पड़ेगा। तो रेलिवेंसी प्योरली डिपेंड्स कि आप सही ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। जैसा आपको जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तो उसी हिसाब से आपको रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा। Reliability depends on source and relevancy deals with procedure, purpose of audit procedure. एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल। इंटरनल एविडेंस कब रिलायबल होता है? जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं। एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो होते हैं वो ओरल फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर इज मोर रिलायबल दैन एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय थर्ड पार्टी। फिर demonstrate the comparative features of permanent and current audit file with example। मतलब permanent and current audit file में क्या क्या difference होता है। तो देखो, permanent audit file मतलब वो फाइल जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स कंटेन करते हैं जो आपके पूरे टेन्योर यानी पूरे 5 साल के लिए आपको काम आएगा। मतलब सपोज ऐसा कोई अग्रीमेंट है जिसका टेन्योर है 10 साल, तो आपने वो अग्रीमेंट अगर फर्स्ट ईयर में ले लिया तो एक बार में ही काम हो गया, आप उसको बार बार तो लोगे नहीं। वेरेज करंट ऑडिट फाइल वो फाइल होती है जिसमें आप सिर्फ उस एनुअल पीरियड का डॉक्यूमेंट्स रखते हो। सपोज मैंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो मैंने सिर्फ उस साल के लिए बनाया, ऑडिट प्लान बनाया तो सिर्फ उस साल के लिए बनाया, कंफर्मेशंस लिए तो सिर्फ उस साल के लिए लिए, तो वो सब आप रखते हो करंट ऑडिट फाइल में। तो क्या क्या जनरली जाता है परमानेंट ऑडिट फाइल में? कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स जिनका टेन्योर ज़्यादा है, जिनका टेन्योर 5 साल 6 साल से ज़्यादा है, जिनका टेन्योर ऑडिट के पूरे पीरियड से ज़्यादा है। लीगल स्ट्रक्चर मतलब ओआ मोआ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप रख सकते हो। प्रीवियस ऑडिटर के कुछ ऑब्जर्वेशंस, अब प्रीवियस तो जो है वो बीत गया, अब वो तो करंट या एनुअली चेंज नहीं होगा, तो उसको जब एक बार ऑब्जर्व कर लिया तो वो आपको पूरे 5 साल तक काम आ जाएगा। तो करंट ऑडिट तो परमानेंट ऑडिट फाइल में आप प्रीवियस ऑडिटर के ऑब्जर्वेशंस भी रख सकते हो। कुछ ऐसे रेशियोज जो आपने एनालाइज किए बेस्ड ऑन पास्ट टर्म्स, बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स, वो भी अब वापस चेंज नहीं होंगे तो वो भी आप परमानेंट ऑडिट फाइल में रख सकते हो। इंटरनल कंट्रोल आपने इवैल्यूएट किया था फर्स्ट ईयर में कि कहाँ कहाँ कंट्रोल्स है, कहाँ कहाँ रिस्क है, कहाँ कहाँ ज़्यादा कंट्रोल्स रिक्वायर्ड है, तो आप हर साल क्या करोगे? हर साल आप बस उस कंट्रोल्स का इफेक्टिवनेस चेक करोगे। पर फर्स्ट ईयर जब आपने किया था तब आपने पूरी वॉक थ्रू टेस्टिंग परफॉर्म की थी, वो आपने पूरे स्टार्टिंग टू एंड देखा था कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो वो जो है वो आप एनुअली हर साल नहीं करते, वो आप एक ही बार करते हो इन द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, तो वो भी आप रखते हो परमानेंट ऑडिट फाइल में। अब करंट ऑडिट फाइल में क्या आता है? करंट ईयर का ऑडिट प्लान, करंट ईयर का ऑडिट प्रोग्राम, करंट ईयर के ऑब्जर्वेशंस, करंट ईयर के मीटिंग्स के मिनट्स, करंट ईयर का अगर कोई एविडेंसेस है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट जो ऑडिटर हर साल लेता है, मतलब एनुअल रीअपॉइंटमेंट के लिए लेता है कि हर साल मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऑडिटर रीअपॉइंट हुआ है। तो some working files may be classified into permanent audit files and current audit files, where the former is updated with information of continuing importance, मतलब पूरे 5 साल चल जाएंगे। The latter contains information relating to audit of single period.
परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या जाता है, मोआ ओआ जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल का स्टडी जाता है, सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड का एनालिसिस जाता है, प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं, नोट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, हाँ क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज भी कंपनी कोई बार बार चेंज नहीं करती है, एंड चेंज करती है तो उसका प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है एंड प्रॉपर उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स। करंट ऑडिट फाइल में क्या किया जा रहा था, correspondence relating to acceptance of annual appointment यानी letter of engagement, extracts of important matters in the minutes of board meeting and general meeting, management letter की copies, transactions and balances का analysis, copies of communication with other auditors, audit program and conclusions reached यानी observations। फिर प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन है, तो अगर आपको ध्यान होगा एंड पता होगा तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है आपके ऑडिट में इसी चैप्टर से आता है। तो ऑब्वियसली प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे या देखेंगे कि उसमें हमें क्या आंसर लिखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। P Limited is an unlisted public company with an authorized capital of 100 crore. Sorry, एक minute. With an authorized capital of 100 crore, the issued and paid up capital is 45 crore. मतलब paid up capital कितना है मेरा, मतलब paid up capital कितना है मेरा 45 crore. During the financial year, the company has been able to achieve a turnover of 225 crore. The company has taken a bank loan of 110 crore. The company secretary of P Limited has asked you for your opinion as a legal expert on whether the company is required to get a secretarial audit done. Advise the company. तो आपको पूछा है कि कहाँ कहीं इस कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी क्या था, हर लिस्टेड कंपनी या हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल तो 50 करोड़ के नीचे है तो ज़रूरत नहीं है। जिसका टर्नओवर 250 करोड़ यानी 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो इसका टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है तो नहीं ज़रूरत है। या जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका बैंक लोन 110 करोड़ है, मतलब लिमिट क्रॉस कर रहा है तो इसको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो सिंस P Limited has bank loans, has outstanding bank loans more than 100 crore, it needs to get their secretarial audit done. एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। In the given case, company is an unlisted public company with paid up share capital 45 crore, turnover 225 crore, but the company has an outstanding loan of 110 crore which exceeds the threshold of 100 crores. Then thus the company will need to get a secretarial audit done. तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स में पूछा जाता है कि यहाँ पे इसको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा क्या, या यहाँ पे इसको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा क्या, क्या यहाँ पे कारो एप्लीकेबल होगा क्या। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट योर लिमिट्स रिवाइज्ड एंड लर्नड बिफोर द एग्जामिनेशन। लिमिट्स आपको सारे पता होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है बहुत बार एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स पे कि क्या यहाँ पे सेक्रेटेरियल ऑडिट लगेगा क्या, या सेक्रेटेरियल ऑडिट में टर्नओवर का लिमिट क्या है। तो एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों में एप्लीकेबिलिटी का चक्कर आता है, तो वो एक बार अच्छे से याद करके जाना।
डेमोन्स्ट्रेट द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। बहुत सिंपल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का अगर हम लोग को ऑडिट प्रोसीजर्स देखना है तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा उस पर क्या क्या असर्शंस लगते हैं। सबसे पहला लगता है एग्जिस्टेंस, कि कैश जितना दिखाया है वो है भी या नहीं है, या सिर्फ फेक कैश दिखा रखा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले पीवी ऑफ कैश। क्या क्लाइंट को बता के जाओगे क्या? नहीं, अगर बता के जाओगे तो वो तो कैश छुपा देगा, तो सरप्राइज पीवी ऑफ कैश करोगे आप। फिर आप देखोगे कि पेटी कैश बुक में जितनी एंट्रीज है वो सारी अकाउंटेड है ना, मतलब सारे जो भी पेटी कैश बुक से पैसा निकला या पैसा आया है वो सारे मेरे अकाउंट्स में है ना। फिर आप कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस करोगे। कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब आप हर महीने का एक्सपेंस एंड इनकम देखोगे कि कितना रेंज, कितना एवरेज यूजुअली होता है, एंड आप देखोगे कि कहीं वो एवरेज किसी मंथ में क्रॉस तो नहीं कर रहा है ना। अब कैश इक्विवेलेंस मतलब बैंक भी आएंगे। तो बैंक में आपको क्या क्या देखना है कि आप सारे बैंक्स से पहले कंफर्मेशन ले लो कि ये सारे बैंक अकाउंट है भी या नहीं है, ये कंपनी कहीं फेक बैंक अकाउंट्स तो नहीं दिखा रही है ना। उसके बाद आप इंश्योर कर लो कि जितना बीआरएस है उसका एंट्रीज सब एडजस्टेड है ना, एंड उसमें जो हमारी कंपनी के अकाउंटेंट है उसका साइन है ना। फिर ये तो हो गया एग्जिस्टेंस। फिर आएगा कंप्लीटनेस, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि और पैसा है और बैंक अकाउंट से जो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखा रखे हैं। तो देखो, और पैसा है कहीं छुपा रखा है तो वो तो तुम नहीं ढूंढ सकते, तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं है। बट कहीं और बैंक अकाउंट्स है या नहीं ये तुम कैसे पहचान सकते हो? तुम ब्लैंक कन्फर्मेशन दे सकते हो बैंक में। तुम उनको डायरेक्टली बोलो कि देखिए इस कंपनी के नाम पे जितने बैंक अकाउंट्स हैं हमें बता दीजिए। खुद से मत बोलो कि ये बैंक अकाउंट्स है ना। जब वो अगर तुम्हारे जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो शायद एक या दो बैंक अकाउंट्स और बता दे तो आपका कंप्लीटनेस असर्शन चेक हो जाता है, या बताते इतने बैंक अकाउंट्स है तो आपका कंप्लीटनेस असर्शन चेक हो जाता है जब आप उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से टैली करते हो। फिर आता है वैल्यूएशन। तो भैया कैश का तो जो नोट पे अमाउंट लिखा है वही होगा, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाके उस नोट को अलग वैल्यू तो नहीं कर सकते। पर जो बैंक अकाउंट फॉरेन ब्रांच के पास ही है, तुम्हारा कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है, तो देख लो कि वो अपने जो बैलेंस है वो एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट हो गया है। जो भी एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट है उस दिन उस पे कन्वर्ट होके फिर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैसे इंश्योर करोगे? नोट पे क्या अपना नाम लिख दोगे तो नोट तुम्हारा हो जाएगा? नहीं, कैश का राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का बात नहीं कर रहे हम। कैश तो तुम्हारे पास है तो वही माना जाएगा कि वो तुम्हारा ही है। बैंक अकाउंट्स में इंश्योर करना चाहिए कि सब पे कंपनी का ही नाम है। लास्टली आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो वो एज पर शेड्यूल 3 होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 3, डिस्कस द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ नाफरा। देखो बहुत सिंपल है। नाफरा क्या इंश्योर करता है कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट मेंटेन रहे, मेरे ऑडिटर्स दगाबाजी ना करे, एंड सब सही सही करे, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करे। एंड दूसरा ड्यूटी क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाते रहना एंड देखते रहना कि वहाँ पे कोई अपडेशन रिक्वायर्ड है क्या। तो बेसिक फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ क्या है नाफरा का? सबसे पहला तो इंश्योर करना कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट मेंटेन रहे, फिर स्टैंडर्ड्स बनाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, फिर इंश्योर करना कि ये टाइम टू टाइम रिव्यू हो रहा है, एंड अगर कुछ एडिशनल इससे रिलेटेड ड्यूटीज़ है तो वो recommend accounting and auditing policies and standards, monitor and enforce compliance with standards, oversee the quality of services of professionals associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures for improvement, perform such other functions as required. अब अगर आप ऑडिट स्टैंडर्ड रेकमेंड कर रहे हो तो किसके साथ रेकमेंड कर रहे हो? आईसीआई के साथ।
क्या ICAI से मुझे अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो भी ले सकती हूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हो। इसके अलावा मॉनिटर हम कैसे करेंगे कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे? हम वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर सकते हैं, ऑडिट का क्वालिटी देख सकते हैं कि सारा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हुआ था ना, ऑडिटर ने इंडिपेंडेंस तो इंश्योर किया है ना, ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट ओपिनियन ही दिया है ना, ऑडिटर ने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं ना। इसके अलावा कोई और टेस्टिंग रिक्वायर्ड है ऑडिट का तो वो भी नाफरा कर सकता है। फिर वो ऑडिटर से डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि मुझे बताओ कि तुमने क्वालिटी कैसे इंश्योर किया है। ये सब क्या नाफरा का चेयरमैन जा के खुद करेगा, चेक करेगा? नहीं, वो एक्सपर्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री या एक्सपर्ट्स ऑफ दिस फील्ड को बोलेगा जा के चेक करने। इसके अलावा अगर नाफरा को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या नाफरा को लगता है कि कोई ऑर्डर ने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया है, इसके बारे में मुझे सबको बताना चाहिए, तो वो कैसे बताएगा? थ्रू इट्स वेबसाइट। क्या वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देगा? नहीं, अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। बट अगर लगता है कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है पब्लिक मैटर्स के लिए तो वो भी वो डिस्क्लोज कर देगा। ये सब बात वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बता सकता है थ्रू अ सेपरेट रिपोर्ट, एंड वेयर एनी लॉ हैज़ बीन वायलेटेड इट मे डिसाइड ऑन द फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट एक्शन थ्रू इट्स कंसर्न डिविजन। फिर चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट? डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हेन एन ऑडिटर शैल क्वालिफाई हिज रिपोर्ट। तो एक क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर कब देता है? बहुत सिंपल है, तब देता है जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट्स है जो मटीरियल है पर पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को गंदा नहीं कर रही, मतलब मटेरियल है पर परवेजिव नहीं है। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में सपोज इन्वेंट्री गलत है, पर इन्वेंट्री गलत होने की वजह से मेरा पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत नहीं है, तो यहाँ पे गलती तो है, मटेरियल भी है क्योंकि एक पूरा आइटम गलत हो जा रहा है, पर क्योंकि वो पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत नहीं कर रही है इसीलिए हम कहते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन रेजर्वेशंस द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिप्लिक्टिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो उस केस में हम देते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। सब्जेक्ट टू अबव वी रिपोर्ट दैट द बैलेंस शीट शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब सब्जेक्ट टू मैटर्स जो गलत है उसके छोड़ के फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है, रिलायबल है, मटीरियल होना चाहिए मिस स्टेटमेंट पर परवेजिव नहीं। अब किस केसेस में आप क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो? मैं 5 चीज़ें बता रही हूँ, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। पॉइंट्स बहुत सारे पर इन 5 चीज़ के इर्द गिर्द ही घूम रहे, तो ये 5 चीज़ एकदम अच्छे से याद करके जाना। कब होगा? जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पूरी तरीके से नहीं दे रहे, जो वाउचर्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको चेंज किया है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है उसको चेंज किया है तो उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर नहीं दिया है, फिर कोई लॉज वायलेट किए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया है, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिससे मैं इंफॉर्मेशन निकालता उसके बारे में वो अवेलेबल नहीं है। तो ये 4-5 चीज़ें याद कर लो, इसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये 5-6 पॉइंट्स भी आप लिख के आओगे तो दैट इज इनफ। जनरली ये 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप 6 पॉइंट्स प्लस क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का डेफिनेशन दे रहे हो तो इट इज इनफ। क्या क्या होने से आप क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दोगे? अगर पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, अगर वाउचर्स अवेलेबल नहीं है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज हुआ है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड एडजस्टमेंट नहीं है, अगर कंपनी ने लॉज वायलेट किए, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुए, एंड जिसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए या जो एविडेंस चाहिए टू इंश्योर कि ये सही है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है, एब्सेंस ऑफ वाउचर्स, destruction of books, non-availability of books, proper books of accounts is not maintained, balance sheet or PL are not in agreement,
Information required by law is not furnished. Financial statements do not disclose a true and fair view. Where accounting practices followed by the company are not appropriate. Where change in accounting principles or procedures are done without adequate explanation and disclosure. Where there is a difference of opinion with management regarding valuation of assets. Where income and expenditure is not properly reflected. Where information required by law is to be disclosed. Where information is not required to be disclosed as per law, but the disclosure of which is considered essential. Where there is contravention of provisions of Companies Act, and lastly where company has contravened any of its provision of MOA and OA. मतलब आप देख रहे हो ये सारा जो भी पॉइंट्स है वो उन 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है. तो अगर आप वो 5 पॉइंट्स भी याद करके जाते हो तो दैट इज इनफ. उससे आप 2-3 और एडिशनल पॉइंट्स बना सकते हो. Which companies are required to undergo secretarial audit? Discuss the provisions relating to procedures for appointment of secretarial audit. ये तो हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं. किन कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ता है? हर लिस्टेड कंपनी को, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन्स 100 करोड़ से ज़्यादा है. कौन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? ओनली अ CS इन प्रैक्टिस. किसके थ्रू अपॉइंट होगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा. किस फॉर्म में इंटीमेट करेगा? थ्रू MR3. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एन ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड दूसरा ट्रेड रिसीवेबल. तो PPE के ऑडिट में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो PPE में सबसे पहले तो आपको एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है. तो एग्जिस्टेंस आप कैसे वेरीफाई करोगे? PV से. PV के आप खुद जाके करोगे? नहीं. अगर आप खुद जाके करोगे तो आपसे एसेट्स गिन के आ जाओगे. बट अगर आप कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जिसको इस काम के बारे में पता है उसको बेचते हो तो वो एसेट्स को काउंटिंग के अलावा वो देखेगा कि एसेट्स का लाइफ सही डिटरमाइन हुआ है कि नहीं, एसेट्स वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, एसेट्स PPE की तरह क्वालिफाई होते हैं अभी या नहीं होते हैं. तो सबसे पहले आप PV रिपोर्ट लोगे एंड उसको बुक से कंपेयर करोगे. दूसरा आप देखोगे कि जो एसेट्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है वो मैनेजमेंट ने अपने बुक से हटा तो दिए है ना. एंड अगर नहीं हटाया तो आप जाके उनको बोलोगे कि एसेट्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है एंड इनको हम PPE की तरह नहीं मान सकते हैं. फिर कंप्लीटनेस के लिए आप क्या इंश्योर करोगे कि जितना एसेट्स मेरे शेड्यूल में है वो सारे मेरे PV में है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि PV में ज़्यादा एसेट्स निकले. अगर ऐसा है तो आप कंपनी को बोलोगे आपको ये सब एसेट्स भी PPE में दिखाना पड़ेगा. प्लस आप दूसरा क्या इंश्योर करोगे? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब जितना कैलकुलेशन है शेड्यूल में वो सही है ना. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मैं कैसे वेरीफाई करूँगा? मैं वेरीफाई करूँगा थ्रू टाइटल डीड्स. सारे टाइटल डीड्स पे कंपनी का नाम होना चाहिए. प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए. मतलब PPE कोई भाजी तो है नहीं, कल मन किया और जाके ले आया. प्रॉपर परचेज ऑर्डर होना चाहिए, कोटेशन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, कैपिटल बजट होना चाहिए एंड उसके बाद ही PPE परचेज होना चाहिए. इसके अलावा वैल्यूएशन, तो देयर शुड बी अप्रोप्रिएट डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड. फिर अगर कोई एसेट डिलीट कर दिया मैनेजमेंट ने तो आपको उसका रीजनेबिलिटी लेना चाहिए कि क्यों डिलीट कर दिया है. फिर डेप्रीसिएशन कब से चार्ज होना चाहिए? रेडी फॉर यूज या पुट टू यूज? रेडी फॉर यूज से. एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए? टैंजिबल एसेट्स के अंडर PPE में. Physical verification, assets that are not in working condition should be removed. Verify the PPE schedule, arithmetical accuracy, appropriate internal control processes होने चाहिए. परचेज इनवॉइसेस क्लाइंट के नाम पे होना चाहिए. अगर कोई एसेट डिलीट हुआ है तो मैनेजमेंट से उसका रैशनल ले लो. एसेट्स किस अमाउंट पे होने चाहिए? कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन. Verify that depreciation is charged on all items except for
लैंड। कहाँ डिस्क्लोज होगा? अगर कहाँ डिस्क्लोज होगा? अंडर नॉन करेंट एसेट्स सब हेड फिक्स्ड एसेट्स एज टैंजिबल एसेट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए एंड हमें इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू करने चाहिए ओवर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे? सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस इंश्योर करोगे। एग्जिस्टेंस कैसे इंश्योर करोगे? शेड्यूल लेके। क्या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से ही शेड्यूल लोगे क्या? नहीं, वो तो वही शेड्यूल लेंगे जो अकाउंट से मैच करे। आप दूसरे डिपार्टमेंट यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से शेड्यूल ऑफ डेटर्स लोगे एंड इंश्योर करोगे जितना डेटर शेड्यूल में मेंशन्ड है वो सब मेरे अकाउंट्स में भी मेंशन्ड है ना। इसके अलावा आप वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड रिकवरेबिलिटी इंश्योर करोगे। फिर आप एजिंग शेड्यूल लोगे, मतलब कौन सा डेटर कब से ड्यू है, कितने दिन से ड्यू है, ये डेटर्स जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं इनमें से कितने डेटर्स ज़्यादा दिन से ड्यू है, कितने डेटर्स कम दिन से ड्यू है, कितने डेटर्स ओवर ड्यू नहीं है बस अभी अभी उनका बिल बना है तो वो डेटर्स की पार्ट में आ रहे हैं। तो एजिंग शेड्यूल से आपको 3 चीज़ देखना है। क्या 3 चीज़ देखना है? कौन से ऐसे डेटर्स है जो आउटस्टैंडिंग तो है बट ओवर ड्यू नहीं है, मतलब कि उनका बिल शायद एक दिन 2 दिन 3 दिन पहले ही बना है, तो उनका तो जो रिकवरी पीरियड है, उनका जो पेबल पीरियड है, जो उनका जो पेमेंट टर्म्स है वो 10 दिन बाद से स्टार्ट होता है। मतलब बिल बनवाने के 10 दिन बाद से उनको पेमेंट करना था, बट क्योंकि आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो रहा था तो वो डेटर्स के लिस्ट में तो आएंगे अभी तक, क्योंकि उन्होंने पैसा पेमेंट नहीं किया है। बट आज उनके पैसे पेमेंट का डेट है भी नहीं, उनको अभी टाइम है। तो जितने भी डेटर्स आउटस्टैंडिंग है बट ओवरड्यू नहीं है, आप उसका पेमेंट टर्म्स देखोगे। फिर जितने भी डेटर्स का ट्रांसफ़र हुआ है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो मतलब सपोज मेरे पास एमआरएफ है, एमआरएफ का 10 ठो अकाउंट्स है, तो जब मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हूँ तो मैंने क्या किया, जितना भी 10 ठो अकाउंट्स है वो सब सबमर्ज करके एक में डाल दिया। तो आपको देखना है कि जब ये ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स हो रहा है कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है। एंड लास्टली आपको इंश्योर करना है कि जो भी एजिंग के लिए एज डिटरमाइन किया, जो पीरियड डिटरमाइन किया वो सही है ना। फिर कंप्लीटनेस कि मतलब इन डेटर्स के बाहर कोई डेटर नहीं है या इन डेटर्स का अमाउंट तो सही है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कंफर्मेशन लोगे, डेटर्स से आप कंफर्मेशन ले लोगे, ब्लैंक कंफर्मेशन कि आप बताइए आपका बैलेंस क्या है। जितना डेटर्स इनसॉल्वेंट हो गया है, मतलब अब उनसे पैसा नहीं आना है, तो आप कंपनी से उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगोगे एंड देखोगे कि सारे एडजस्टमेंट तो हो गए है ना। एंड सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन से भी बहुत हेल्प मिलता है। सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन माने सपोज एक डेटर था जिसका 100, 200, 300 और 400 इतना इन्वॉइसेस ड्यू था ऑन द बैलेंस शीट डेट। हमने देखा अप्रैल में उसने 100 का पेमेंट कर दिया, 200 का पेमेंट कर दिया एंड 400 का पेमेंट कर दिया। तो हमने कंपनी से पूछा इसने 300 का पेमेंट क्यों नहीं किया, आप इसको मेल लिख के दो कि 300 का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर कंपनी इसमें मेल नहीं लिखती, मतलब समझ जाओ कि कंपनी ने एक फेक इन्वॉइस रेज किया था उसके नाम पे, तो आपको इससे भी समझ में आ जाएगा कि मेरे डेटर्स कंप्लीट है या नहीं है। फिर वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन में कैसे इंश्योर करूँगा? जितने भी बैड डेट्स है वो सारे अप्रूव्ड होने चाहिए, जितने भी पीबीडीडी है वो एज पर पास परसेंटेज टर्म्स होने चाहिए, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है उसका रीजनेबिलिटी मांग लो, एंड जो जो डिस्काउंट दिया है वो एज पर सेल्स वाउचर मैच करना चाहिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में देख लो, जितना डेटर्स रेज किया है वो सब एक्चुअली में हुआ है, मतलब कहीं कोई गलत डेटर रेज नहीं किया। जो मैंने आपको बोला ये 300 रुपये का फेक इनवॉइस, तो ऐसे डेटर्स नहीं है। जितना डेटर्स हमने दिखाया है वो सच में एक्चुअली रियलिस्टिक है एंड उतना हमें पैसा पाना है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आप शेड्यूल 3 के हिसाब से ले लो एंड उसमें जो आपका एजिंग शेड्यूल बनाने बोलता है वैसा बना दो। शेड्यूल ऑफ डेटर्स ले लो, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिकवरेबिलिटी डिटरमाइन कर लो, अग्रीमेंट कर लो बुक्स का एंड शेड्यूल का। एजिंग शेड्यूल ले लो, उससे देख लो एज सही डिटरमाइन हुई है ना। जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग है बट ओवरड्यू नहीं हो उसका क्रेडिट टर्म्स ले लो। जो
ट्रांसफ़र हुआ है एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट, जो मैंने आपको MRF का एग्जाम्पल दिया था, वो देख लो कि प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है. वैलिड क्लेम्स आर ओनली शोन अगेंस्ट डेटर्स. Examine all the bills and notes receivable to see whether they are legally held by the company. मतलब ये सब कंपनी को ही पैसा देंगे, किसी और को नहीं. Ensure that all the debtors and receivables have been included in trade receivable. In case of dispute, he may obtain confirmation. Relevant correspondence such as court order declaring insolvency. Subsequent realization verify कर लो. Provision for bad and doubtful debts recompute कर लो. Calculation of discount देख लो. Rebates जो excess में हुए उसका reasonability ले लो. And bad debt जितने भी right of हुए हैं वो सारे approved and authorized होने चाहिए. फिर 7th question, PQR and company has been appointed as the statutory auditor of Y Limited from the financial year 21-22. During the year, Y Limited has already declared an interim dividend of ₹2 per share. Unfortunately, the company could not trace 3 shareholders, Mr. M, Mr. N and Mr. O. Accordingly, their dividend remain unpaid. However, this has been the case since last 7 years. In spite of repeated attempts, the company could not trace these shareholders based on their addresses registered with the company. PQR and company, being new to the corporate audit assignments, wants your advice in this context. Recommend appropriate steps to conduct the audit in line with the provisions of Companies Act. तो कोई भी डिविडेंड अगर 7 साल से ज़्यादा रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सॉरी अनपेड डिविडेंड. एंड वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? IEPF में, यानी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में. कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 दिन में उसको एक एस्क्रो अकाउंट में डाल दो, मतलब सेपरेट अकाउंट में डाल दो. ट्राई करो कि 30 दिन में सारा डिविडेंड डिस्बर्स हो जाए. अगर 30 दिन में भी नहीं हो तो उसके बाद वो सारा पैसा जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी रहने के बाद हम स्टेटमेंट जारी करते हैं कि ये सारा डिविडेंड आपका बचा है, देख लीजिए. बट उसके बाद भी कोई शेयर होल्डर नहीं आता है एंड 7 साल बीत जाते हैं, तो हम ये सब जिम्मा किसको दे देते हैं? गवर्नमेंट को दे देते हैं. एंड उसको कह देते हैं अब तुम इनसे सल्टो. गवर्नमेंट को किस अकाउंट में देते हैं? IEPF में, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में. तो यही हुआ इस कंपनी के साथ कि इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया पर 3 जने जो अपना डिविडेंड लेने आ ही नहीं रहे एंड उसको 7 साल बीत गए हैं. तो ये कंपनी ने क्या कि ये सारा फंड्स IEPF में ट्रांसफ़र कर दिया. तो आप एज एन ऑडिटर क्या क्या वेरीफाई करोगे IEPF वाले डिविडेंड्स के रिगार्ड में? सबसे पहले तो आप कंपनी से एक लिस्ट लोगे कि कितने शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनका डिविडेंड पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है एंड क्या क्या अमाउंट है. दूसरा, आप इंश्योर करोगे कि कंपनी ने सारे सही स्टेप्स लिए थे ना, मतलब कंपनी ने विद इन 5 डेज एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था ना, विद इन 30 डेज ट्राई किया था ना कि सबको पैसे मिल जाए, फिर विद इन 90 डेज ट्राई किया था ना स्टेटमेंट रिलीज़ करके कि सबको इसके बारे में पता है. अगर कंपनी ये कोई भी स्टेप नहीं करती है तो मतलब यहाँ पे कंपनी गुनहगार हो गया ना, उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा. Unpaid dividend account within 7 days of expiry. If there is any fault of the company on part of the company, if there is any fault on the part of company, and if so, whether they have been deposited with interest and penalty. Whether the company has published the details of unpaid dividend in its own website. कब तक डिस्क्लोज करना पड़ता है, कब तक पब्लिश करना पड़ता है? विद इन 90 डेज. 7 साल से बेसी है तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाना चाहिए. एंड अगर कोई भी कल को आता है आपसे ये डिविडेंड मांगने, या आप जब ऑडिट कर रहे थे तो कोई ऐसा शेयर होल्डर आया जो इससे पैसे मांग रहा है या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से अपना डिविडेंड वापस लेने आया है, तो कंपनी ने उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये डिविडेंड दिया है ना. ठीक है. Last question for provisions under Companies Act. State the differences between audit report and certificate. बहुत सिंपल है. Audit report and certificate का मतलब समझो और उससे आप सारे differences
ऑटोमेटिकली बोल पाओगे। तो ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिटर का ओपिनियन बताता है कि ऑडिटर को क्या लगता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है या नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं है। एंड ऑडिट सर्टिफिकेट वो चीज़ होती है जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मांगते हैं ऑडिटर से। मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ टाइम टू टाइम कंपनी से कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगती रहती है एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कहती है इंडिया में कोई एक या दो कंपनी तो है नहीं, हज़ारों लाखों कंपनीज़ का हाउ विल आई वेरीफाई दैट डेटा इज़ करेक्ट। तो तुम एक काम करो, अपने ऑडिटर से ये सर्टिफाई कर लो, हमें तुम्हारे सीए पे भरोसा है, अगर वो सर्टिफाई कर देगा तो हम मान लेंगे ये डेटा करेक्ट है। तो जब ऑडिटर वैसा टास्क करता है, सर्टिफाई करता है कोई डॉक्यूमेंट दैट इज टू बी सबमिटेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको कहते हैं ऑडिट सर्टिफिकेशन। सबसे बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ओपिनियन देना है, यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं देना है, यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस देना है कि हाँ ठीक है मैंने पूरा ट्राई किया है बट शायद हो सकता है कि ड्यू टू लिमिटेशंस ओपिनियन सही ना हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे तुमको सर्टिफाई करना है सारे फिगर्स। यहाँ पे एस्टिमेशंस पे ऑडिट रिपोर्ट चलता है, यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ऑडिट सर्टिफिकेट बनता है। यहाँ पे अगर कल को मैनेजमेंट फ्रॉड हुआ या कोई ऐसा फ्रॉड पकड़ा गया जो ऑडिटर नहीं पकड़ पाया था बट वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से नहीं पकड़ पाया था, तो ऑडिटर लायबल नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सारी लायबिलिटी ऑडिटर की ही होती है। ऑडिट रिपोर्ट कब दिया जाता है? जब ऑडिट खत्म हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कभी भी विद इन द ईयर मांग सकते हैं ऑडिट सर्टिफिकेट। सबसे पहले डेफिनेशन इज अ डॉक्यूमेंट which contains opinion of auditor, is a confirmation of accuracy of facts stated. It is a expression of opinion, it's a confirmation of correctness and accuracy of some matters. यहाँ पे स्कोप क्या होता है? वाइडेंड होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी एक पार्ट पे या जो मांगा है रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसके बारे में बताना है। यहाँ पे स्कोप इज लिमिटेड। बेसिस ऑफ ऑडिट अजम्पशंस एंड एस्टिमेशन, यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। एडवाइस, ऑडिट रिपोर्ट में आप एडवाइस दे सकते हो कि आपकी कंपनी को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ऑडिट सर्टिफिकेट बोलता है हमें कोई एडवाइस नहीं चाहिए, तुम बस ये बता दो फैक्ट्स एंड फिगर्स सही है ना। यहाँ पे गारंटी नहीं होती, यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस होता है, बट यहाँ पे गारंटी देनी पड़ती है। ऑडिट रिपोर्ट कब होता है? जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे कभी भी मांग सकते हैं। लायबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे पूरी होती है। फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, यहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी दे दे वही फॉर्मेट बन जाता है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, that is from audit of different kinds of undertakings. Discuss the steps to be undertaken by an auditor of cooperative society. cooperative society का ऑडिट ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, इससे MCQs भी बहुत बार पूछे जाते हैं। प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो स्टार्टिंग में हम पढ़ गए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें यूनिक होती है, उस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। खैर अभी उन्होंने पूछा है कि एज एन ऑडिटर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले तो 3 बेसिक प्रोसीजर्स करनी है। क्या करना है? इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं देखना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं देखना है, एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा इनकम है तो वो आप कहाँ से चेक करोगे? मेंबर से आया है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर से चेक करोगे, अगर इंटरेस्ट आया है तो इन्वेस्टमेंट से चेक करोगे, अगर कोई लोन का रीपेमेंट आया है तो लोन अग्रीमेंट से चेक करोगे, अगर कोई मेंबर्स ने मेंटेनेंस के लिए पैसे दिए हैं तो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से चेक करोगे, प्लस देखोगे कि मेंटेनेंस का ऐसा कोई डिमांड किया था कि नहीं किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। ठीक है, जब एसेट्स है सॉरी उसके पहले हम एक्सपेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंसेस है तो वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए एंड सपोर्टेड बाय वाउचर्स होना चाहिए। अगर एसेट्स है तो उसमें आपको क्या देखना है, कितना
इंटरेस्ट जो है वो अभी तक ओवर ड्यू है, किन से? मेंबर से एंड थर्ड पार्टीज से। मतलब बाहर के लोगों से कितना इंटरेस्ट एंड लोन अभी बचा है, कितना रीपेमेंट बचा है, एंड मेंबर से कितना इंटरेस्ट एंड लोन का पैसा आना बचा है। अगर मेंबर से कुछ आता है तो आप कहाँ डालोगे? इंटरेस्ट ओवर ड्यू फ्रॉम मेंबर्स अकाउंट में। इसके अलावा जितने डेटर्स हैं वो 6 महीने से लेके उनका 5 साल तक का एजिंग आपको बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से डेटर्स कितने कितने पीरियड्स में ड्यू है, प्लस इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट क्या होगा, प्लस इनका रिकवरेबिलिटी का क्या है ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है। एंड इसके अलावा आपको और देखना है कि जितना भी इंटरेस्ट मेंबर से एंड बाकियों से ड्यू है वो आपको अलग से बताना है। ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, सोसाइटी ने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो किए ये चेक करना है, एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये चेक करना है। इनकम है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर शेयर कैपिटल के लिए आया तो रजिस्टर ऑफ मेंबर से चेक करेंगे, सेल्स से आया तो सेल्स वाउचर से चेक करेंगे, लोन्स के रिस्पेक्ट में आया है तो लोन अग्रीमेंट से चेक करेंगे, एंड अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या मेंटेनेंस के लिए आया तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्लस डिमांड्स मेड बाय द सोसाइटी से चेक करेंगे। एक्सपेंडिचर में मेरे को क्या क्या इंश्योर करना है? सब एक्सपेंडिचर ऑथराइज है, सबका सपोर्टिंग्स है, सबका मनी रिसीट्स है, बैंक पासबुक है एंड सपोर्टिंग वाउचर्स है। अगर लोन का पेमेंट किया है तो लोन अग्रीमेंट के हिसाब से मैं वाउच करूँगी। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का अगर पेमेंट किया है तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? थ्रू रेजोल्यूशन, अग्रीमेंट एंड मनी रिसीट। इसके अलावा एसेट्स में मुझे क्या देखना है कि ओवर ड्यू डेटर्स को क्लासिफाई करना है 6 महीने से 5 साल तक, प्लस उनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा, प्लस रिकवरेबिलिटी के बारे में भी बताना है। बैड डेट्स अगर राइट ऑफ हुए तो उसका प्रायर प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, एंड जितना ओवर ड्यू अमाउंट है वो इंटरेस्ट का मेंबर से कितना है, थर्ड पार्टी से कितना है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। So that's it for this session. I hope you like this session. If you do so, do like, share, comment and subscribe. And I hope your exams go really well, and I wish you all the best for all your upcoming exams. Thank you.